हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ के करंट अफेयर्स वीडियो में। और यहां बात करेंगे हम लोग स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के बारे में। ताइवान में नए राष्ट्रपति बन गए हैं जो कि चीन के धुर विरोधी हैं। क्या मामला है चीन और ताइवान के बीच में, जो विवाद है वो क्या है, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, उस सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि सरकारी जॉब न्यूज़ का नया ऐप आ चुका है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको कैसे लॉगिन करना है, देखिए लॉगिन करते समय आपसे नंबर मांगा जाएगा और OTP के ज़रिए ही लॉगिन हो जाएगा। इससे पहले क्या होता था कि ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होता था, तो वो सब झंझट खत्म कर दिया गया है। सीधे नंबर डालिए, अपना OTP आएगा और आप लॉगिन कर जाएंगे। और हाँ, पुराने जो स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने पहले से मेंबरशिप लिया हुआ है, उनका डेटा उसमें आ चुका है, तो जाइए वहाँ लॉगिन कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपने मेंबरशिप लेते समय जिस नंबर का उपयोग किया था उसी नंबर से आपको वहाँ लॉगिन करना है, यानी OTP नंबर डालना है, OTP आएगा और उसके बाद सबसे ऊपर मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा जो आपने पहले से परचेज किया हुआ है वो। बाकी और भी कोर्सेज हैं, उस पर परचेज का दिखाएगा कि परचेज करने को, बाय करने को, लेकिन आपको ऊपर ही सबसे ऊपर जो दिखेगा वही कोर्स है आपका। जिन लोगों ने पहले से मेंबरशिप लिया है उनके लिए बता रहा हूँ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नए ऐप का लिंक अवेलेबल हो चुका है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन चुन लिए गए हैं? कौन है? राष्ट्रपति चुनाव हुआ था वहाँ अभी हाल ही में। आंसर होगा विलियम लाई चिंगते। कौन है? विलियम लाई चिंगते। ठीक है, ये चुन लिए गए हैं। और वहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है, यानी जो इससे पहले भी सत्ता में पार्टी, उस पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, यानी DTP। तो उसके जो उपराष्ट्रपति अब तक थे, यानी विलियम लाई चिंगते, वही जीत गए हैं अभी राष्ट्रपति के चुनाव में। और ये रहा इनका फोटोग्राफ। ठीक है, वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो चुनाव में नहीं खड़ी हुई थी, इस बार उपराष्ट्रपति को ही चुनाव में खड़ा किया गया था। वहाँ की राष्ट्रपति कौन है? त्साई इंग वेन। ओके, तो अब वो कुछ दिन बाद, मतलब जब ये राष्ट्रपति की शपथ ले लेंगे तो वो पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे, त्साई इंग वेन। ओके, तो नए जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? विलियम लाई चिंगते। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। और ख़ास बात ये है कि इनका चीन, मतलब इनको चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है। ठीक है, और चीन भी इनको अपना सीधे तौर पर विरोधी मानता है। ओके, और यहाँ तक कि बीजिंग ने, यानी चीन ने कई बार ताइवान को लेकर जो अपने क्षेत्र होने का दावा किया था, द्वीपीय देश होने का उसका अपना दावा किया था कि ये चीन का ही हिस्सा है, तो उस दौरान भी विलियम लाई को अलगाववादी घोषित कर दिया था। ठीक है, विलियम लाई को, नए जो राष्ट्रपति हैं उनको। चीन ने कथित तौर पर ताइवान की जनता को धमकी भी दी थी कि अगर सैन्य संघर्ष होता है और सैन्य संघर्ष से बचना चाहते हैं तो सही विकल्प चुनना होगा, यानी इनको हराना होगा। लेकिन वहाँ ताइवान की जनता ने उनको जीत हासिल की है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं। इधर तो प्यारा भारत है अपना उधर, और ये रहा ताइवान। ठीक है, जो कि चीन से कुछ दूरी पर एक द्वीपीय देश है। इसका असली नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ROC। ठीक है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंगते। मुद्रा यहाँ की है न्यू ताइवान डॉलर। ठीक है, आबादी है 2 करोड़ 90 लाख के आसपास। ठीक है, अब एक बार ये जान लेते हैं कि चीन और ताइवान के बीच में जो विवाद है वो क्या है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसकी काफ़ी चर्चा है। भारत में भी तमाम न्यूज़पेपर्स में ये फिर से वो विवाद अखबारों में आ गया, हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, सब ने इसके बारे में डिटेल लिखा है नए राष्ट्रपति के चुनाव होते ही। ठीक है, तो देखते हैं कि चीन और ताइवान का जो विवाद है वो क्या है। ठीक है, तो मैप के ज़रिए समझते हैं चीज़ों को। ये ताइवान है और इस तरफ ये वाला जो हिस्सा है वो चाइना है। ताइवान का मैंने आधिकारिक नाम बताया आपको। क्या नाम है उसका आधिकारिक नाम? रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, यानी ROC। और जबकि चीन का नाम क्या है? चीन का नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, चीन का जो असली नाम है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और ताइवान का असली नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। पहले ताइवान जो है ना वो चीन का मुख्य हिस्सा हुआ करता था, कई दशक पहले की बात है। और 2 मुख्य राजनीतिक दल थे, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और काओमिंतान पार्टी, 2। तो चीन के बड़े हिस्से पर पहले
काविंतान पार्टी का ही कब्जा हुआ करता था। दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी और इसी को चीन में सिविल वॉर भी कहा जाता है। और 1927 से लेकर 1949 के बीच में, कब से कब तक, 1927 से 1949 के बीच में ये आमतौर पर कहा जाता है। सिविल वॉर के अंत में चीन के बड़े हिस्से पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर कौन थे? माओ से तुंग, ठीक है, माओ जेडोंग भी कहते हैं उनको। और दूसरी जो पार्टी थी काविंतान पार्टी, तो उनके लोगों को भागना पड़ा और वो द्वीपीय देश यहाँ पर ताइवान पहुँच गए थे। काविंतान पार्टी के जो लीडर थे वो, क्या नाम था उनका? चांग काई शेक। क्या है? चांग काई शेक। तो उस वक्त कम्युनिस्टों के पास ना, यानी जो माओ से तुंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनके पास नौसैनिक ताकत नहीं थी और इसलिए माओ की सेना जो है समंदर पार करके ताइवान पर नियंत्रण नहीं कर सकी। और ये भी सोचा कि चलो इनको तो खदेड़ दिया, पूरा चीन का बड़ा हिस्सा अपने पास आ गया है, इन पर तो बाद में हम कंट्रोल कर ही लेंगे। उसके बाद ताइवान ने क्या किया? खुद को चीन के तौर पर अलग देश घोषित कर दिया था। और इसके पहले जो प्रेसिडेंट बने थे चांग काई शेक। चीन ताइवान पर दावा करता है और कहता है कि उसी का एक हिस्सा है ये ताइवान, लेकिन ताइवान खुद को एक अलग देश बताता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उन्होंने 2019 में ही साफ कर दिया था कि ताइवान को वो चीन में मिलाकर रहेंगे और उन्होंने इसके लिए एक देश दो सिस्टम का फार्मूला दिया था। मतलब देश एक ही होगा, लेकिन आप यहाँ पर एक स्वायत्त सरकार बना सकते हैं। ताइवान को ये स्वीकार नहीं है और पूरी तरह से आज़ाद और संप्रभुता चाहता है वो, ठीक है। और इसी को लेकर चीन और ताइवान के बीच में टेंशन रहता है। चीन अक्सर क्या करता है, अपने जो जहाज़ हैं, जो समुद्री जो नौसैन्य जहाज़ हैं, उसकी ड्रिल यहाँ करता रहता है। अपने जो वायुसेना के जहाज़ हैं उसको यहाँ पर उड़ाता रहता है और डराता रहता है। और इसके पक्ष में अमेरिका की फ़ौज रहती है इसके साथ में, ठीक है। बहुत सारे हथियार अमेरिका ने दिए हुए हैं। आपको बताऊं कि चीन के दबाव में ही भारत सहित ज़्यादातर जो देश हैं वो राजनयिक संबंध ताइवान से उन्होंने नहीं बना रखा है। ताइवान ज़्यादातर देशों में दूतावास की जगह ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर स्थापित करता है। क्या नाम है? ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। वो काम तो करता है एक दूतावास की तरह, लेकिन वो इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर के रूप में स्थापित होता है। भारत की राजधानी दिल्ली में और भी कई शहरों में, प्रमुख शहरों में इसके सेंटर मौजूद हैं और उसी से डिप्लोमेटिक बातचीत होती है। मतलब ऑफिशियल रूप से हम डिप्लोमेटिक मिशन नहीं कहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में इस तरह से कांटेक्ट होता है और व्यापार भी होता है। हमारे अच्छे रिलेशन हैं ताइवान के साथ। अब यहाँ एक और संक्षिप्त में बताऊँ आपको, संयुक्त राष्ट्र में चीन की जो भूमिका है वो देखिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चांग काई शेक ने 1945 में यूनाइटेड नेशंस चार्टर पर सिग्नेचर किया था। उस वक्त चांग काई शेक का कब्जा था वो चीन के ज़्यादातर हिस्से पर था। हालांकि माओ की जो कम्युनिस्ट पार्टी वो इन लोगों को धक्का देते हुए यानी खदेड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। और उसी दौरान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर बनाए गए थे उनमें से एक चीन बनाया गया था। 1949 में जब चांग काई शेक यानी जो ताइवान वाला जो हिस्सा है उसके जो लीडर बाद में भागकर 20 लाख समर्थकों के साथ यहाँ पहुँच गए थे ताइवान में। और तब भी आधिकारिक रूप से ताइवान ही चीन के तौर पर संयुक्त राष्ट्र में था परमानेंट मेंबर के तौर पर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि वियतनाम वॉर चल रहा था। यहाँ पर है वियतनाम, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना आप, ये है वियतनाम। काफ़ी लंबा इलाका है, ये पतला सा देखने में लगेगा आपको। तो वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिकी सैनिक जो ना वो बुरी तरह से फंस गए थे, बहुत बुरी हालत हुई थी अमेरिका की। तब 1971 में जो वर्तमान चीन है, ये वाला चीन, उसको संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली थी। हुआ ये था कि चीन और सोवियत संघ वियतनाम के एक गुट को हथियार पहुंचा रहे थे यहाँ पर, और गुरिल्ला युद्ध कौशल में वो माहिर थे। जो वियतनाम के इस तरफ के इलाके के जो लोग थे जो अमेरिका से लड़ रहे थे वहाँ पर, और इसकी वजह से अमेरिका की हालत बहुत ख़राब हुई थी, बहुत सैनिक मारे गए थे। और ये माना जाता है कि डील के तहत अमेरिका ने चीन को सपोर्ट किया और 1971 में यूनाइटेड नेशंस में
ताइवान की जगह चीन को असली चीन की मान्यता मिल गई और सुरक्षा परिषद का सदस्य ये बन गया इसकी जगह। उसी दौरान तत्कालीन जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने चीन की यात्रा भी की थी और इसके कुछ साल में ही अमेरिका ने चीन के साथ रिश्ते बेहतर कर लिए और ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक जो रिश्ते थे वो तोड़ लिए थे। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। और तब चीन और अमेरिका के बीच में वन चाइना पॉलिसी का एक एग्रीमेंट में हुआ था और उसमें अमेरिका ने ये मान लिया था कि ताइवान चीन का ही एक हिस्सा है। हालांकि चीन के ऐतराज़ के बावजूद अमेरिका ताइवान को हथियार सप्लाई करता रहा है। बाद में ये अमेरिका को लगा कि वन चाइना पॉलिसी पर साइन करके और उसने मतलब चीन को एक तरह से मजबूत कर दिया है। उसके बाद ताइवान को हथियार वगैरह देना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी मतलब समर्थन तो करता है इसकी रक्षा के लिए, या जब भी चीन ये कहता है कि हमारा हिस्सा है, हम कब्जा कर सकते हैं, या मतलब इशारा देता है, तब अमेरिका खुल के आता है, कहता है कि ये हम होने नहीं देंगे। मतलब अमेरिका का ढिलमुल रवैया रहता है, स्पष्ट नीति नहीं है ताइवान को लेकर। तो मुझे लगता है ये पूरी बात आप समझ चुके होंगे। अब वहाँ पर नए राष्ट्रपति आ गए हैं, नए राष्ट्रपति बन गए हैं और वहाँ ये इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मशहूर क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे का निधन हो गया 13 जनवरी 2024 को, तो उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी, यानी पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण। ठीक है, तीनों सम्मान उनको मिल चुका है। 92 ईयर की थी और हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। पुणे से ताल्लुक़ रखती थी। कब कौन सा अवार्ड मिला? तो 1990 में पद्मश्री मिला, 2002 में पद्म भूषण मिला और 2022 में पद्म विभूषण अवार्ड उनको मिल चुका है। किराना घराने से ताल्लुक़ रखते थे ये। ठीक है, और इनकी जो 3 बुक है काफ़ी पॉपुलर रही हैं, स्वरागिनी, स्वरारांगी और स्वरंजनी। ये तीनों बुक काफ़ी पॉपुलर रही है। और अब चलते हैं आगे और अब स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखिए, नाम तो 2023 लिखा हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 जनवरी 2024 को ये अवार्ड दिए हैं भारत मंडपम में। भारत मंडपम एक कन्वेंशन सेंटर है दिल्ली में। ठीक है, तो वहाँ पर ये स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो नेशनल परफॉर्मेंस क्या है वो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन के जरिए। क्वेश्चन होगा, 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है? आंसर होगा इंदौर और सूरत, 2 शहरों को। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं, 1 नंबर पर नंबर 1 ये 2 रहे हैं। देखिए, इससे पहले के जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ करते थे उसमें कई सारी कैटेगरी होती थी। 10 लाख आबादी, 10 लाख से कम आबादी, 1 लाख आबादी, 1 लाख से कम आबादी, इस तरह का हुआ करता था। लेकिन अब ऊपरी जो 10 लाख वाला जो कैप था वो हटा दिया गया है। अब सीधी बात है कि 1 लाख से अधिक, 1 लाख से कम, फिर अलग अलग भी है, उसके नीचे भी है। मुख्य तौर पे आप यह ध्यान रखिएगा 1 लाख से अधिक आबादी वाले में। ठीक है, तो सूरत और इंदौर, इन दोनों को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का तमगा मिल गया है। ठीक है, तो ये अवार्ड दिए गए हैं दिल्ली में 11 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरत और इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में तो इसका प्रथम पुरस्कार दिया। तो इसमें इंदौर ने पहला स्थान कौन सी भी बार प्राप्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर का 7वीं बार। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है और सूरत गुजरात का शहर है। ठीक है, 7वीं बार इंदौर ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है इस बार, यानी 2023 का जो अवार्ड मिला है उसमें भी वो 7वीं बार है। ओके, अच्छा, ये सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा कराया जाता है ये सर्वेक्षण। और लगातार 7वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है और सूरत ने भी पहला स्थान इस बार प्राप्त किया है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ये पूरी लिस्ट है, आप देख रहे हैं। नंबर 1 है
इंदौर, नंबर 1 फिर से है सूरत, तीसरे स्थान पर है नवी मुंबई, चौथे पे ग्रेटर विशाखापत्तनम है, 5वें स्थान पर भोपाल है, छठे पे विजयवाड़ा है, 7वें पे नई दिल्ली है, 8वें पे तिरुपति, 9वें पे ग्रेटर हैदराबाद और 10वें पे है पुणे। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं वो भी आपको बताऊं कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है। कब तक? 2026 तक, ये भी सवाल हो सकता है। और इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 चल रहा है। ओके, और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की थीम क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, मतलब कचरा कम पैदा करें, रिसाइकिल करें और पुनः उपयोग करें। ठीक है, तो ये जो जारी किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। उसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। ओके, और इंदौर की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की भी बात कर लें। गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल, राजधानी भोपाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं, उससे पहले आपको बताऊं कि पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डाउनलोड करने लेना। और ऐप पे भी इसका पीडीएफ दोनों हिंदी और इंग्लिश में आ चुका है, और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया है वो डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं वहाँ पर जाकर। ओके, और आपको बताऊँ जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया उनको बताऊँ कि ये मेंबरशिप प्लान है, इसके ज़रिए आप एसएससी लेवल के, पुलिस लेवल के से लेकर बीपीएससी और यूपीएससी उन सब लेवल की करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी कर सकते हैं। और इसमें मिलता ये है आपको कि करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, अगले 365 दिनों तक मिलेगा। साथ में पिछले 2 सालों के भी मिल जाएंगे। और करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मौजूद है, डेली, वीकली और मंथली। ओके, और साथ में ढेर सारे तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं इसी मेंबरशिप प्लान के तहत। तो 3 तरह के अभी अवेलेबल हैं। बेसिक मेंबरशिप है जो कि एसएससी लेवल, यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, या बिहार के एसएससी, इस तरह के लेवल के एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स है। दूसरा बीपीएससी लेवल का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए है, और तीसरा यूपीएससी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए। और साथ में इन सब एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी सभी सब्जेक्ट के भी मिलते हैं। देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत मामूली सा इसका प्राइस रखा गया है। अगला क्वेश्चन, 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है, या राष्ट्रपति ने दिया है? आंसर होगा सासवड। क्या है? सासवड। ये महाराष्ट्र का एक शहर है। ठीक है, तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं, और रैंकिंग वाइज नंबर 1 सासवड महाराष्ट्र का है, नंबर 2 है पाटन, ये छत्तीसगढ़ का एक शहर है, तीसरे पे लोनावाला, ये महाराष्ट्र का है, चौथे पे कराड है, ये भी महाराष्ट्र का, और 5वें पे है पंचगनी, ये भी महाराष्ट्र का ही एक शहर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं छावनी बोर्ड से रिलेटेड। किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड मिला है, यानी नंबर 1? आंसर होगा महू कैंट, मध्य प्रदेश। क्या है? महू कैंट, मध्य प्रदेश। टोटल 61 जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, तो उनमें से ये रैंकिंग की गई थी, और नंबर 1 महू कैंट ने प्राप्त किया है। नंबर 1 महू कैंट वो मध्य प्रदेश, नंबर 2 पर है देवलाली कैंट महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है अहमदाबाद कैंट गुजरात, चौथे नंबर पर सिकंदराबाद कैंट तेलंगाना, और 5वें पर है अहमदनगर कैंट महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड किसे मिला है? इसका आंसर होगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। टोटल 88 स्वच्छ गंगा शहरों की लिस्ट बनी थी, और उसमें उत्तर प्रदेश के 3 शहर टॉप स्थान पर रहे हैं। कौन कौन से? वाराणसी नंबर 1 है, सेकंड पर प्रयागराज, और तीसरे पर है बिजनौर, चौथे पे हरिद्वार है उत्तराखंड का, 5वें पे कन्नौज उत्तर प्रदेश का, 6ठे स्थान पर है पटना बिहार का, 7वें पे ऋषिकेश, 8वें पे कानपुर, 9वें पे है राजमहल, और 10वें पे साहिबगंज। ठीक है,
आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य, यानी 100 से कम शहरी निकाय वाले जो हैं उस कैटेगरी में, तो अवार्ड किसे दिया गया है? यहाँ टोटल राज्य की बात हो रही है। आंसर का महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा नंबर मिले स्कोर कार्ड में, और 100 से कम शहरी निकाय वालों में जो टोटल लिस्ट में जो टोटल राज्य 27 राज्यों की पूरी लिस्ट बनी थी, और 27वां हालांकि राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं, उन सब राज्यों की पूरी लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 राज्य आया है महाराष्ट्र, और उसमें बेहतर स्थान किसने किया है? तो नवी मुंबई, उसकी रैंक है 3, और पुणे उसकी रैंक है 10। सेकंड स्थान पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, और इंदौर नंबर 1 रैंक पर, और भोपाल 5th रैंक पर है। तीसरे नंबर पर राज्यों में छत्तीसगढ़ है, और रायपुर उसकी जो राजधानी है वो देश में उसकी रैंक है 12। ठीक है, उड़ीसा भुवनेश्वर उसकी रैंक है 34, उड़ीसा नंबर 4 है ऑल इंडिया रैंक में। ओके, फिर तेलंगाना है, तेलंगाना का जो ग्रेटर हैदराबाद है वो रैंक है 9। आंध्र प्रदेश उसका विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, तिरुपति वो अच्छे पोजीशन पे है, तो विशाखापत्तनम 4th रैंक है उसकी, 6th रैंक है विजयवाड़ा की, और तिरुपति की 8वीं रैंक है। पंजाब 7वें स्थान पर है राज्यों की लिस्ट में, और उसमें बेहतर प्रदर्शन कौन सा है? तो SAS नगर उसका स्थान है मोहाली का 82 रैंक है दोनों का। 8वें पे गुजरात है, सूरत के रैंक नंबर 1 है, और अहमदाबाद का वो है 15वां रैंक। ओके, आगे बढ़े। यूपी नोएडा का देश में 14th रैंक है, 9वें स्थान पर यूपी है। 10वें पे है तमिलनाडु राज्यों की श्रेणी में, और उसका जो राज्य है तिरुचिरापल्ली, वो देश में उसका 112वां रैंक है। 11वें स्थान पर राज्यों में है हरियाणा, और उसका शहर जो है ना रोहतक, वो उसकी रैंक है 109, और करनाल की है 115। ठीक है, 15वां स्थान है बिहार का। आप सोचेंगे बीच का क्या हुआ? कुछ जो इन आपके आसपास के राज्य हैं उन सबको भी मैं दे रहा हूँ, टॉप 10 तो दे ही दिया मैंने। उसके अलावा बिहार का पटना का जो रैंकिंग है वो 77 है। बिहार का स्थान पूरे देश में 15वां है। ठीक है, आगे बढ़े। 19वें स्थान पर है उत्तराखंड, और देहरादून की रैंकिंग है 68। 25वें स्थान पर राजस्थान, और देश भर में रैंकिंग है 171 जयपुर का। ठीक है, शहर की बात हो रही है, उस शहर की, और देश भर में 25वां स्थान राजस्थान का है। तो PDF से डाउनलोड कर लेना, PDF में सब कुछ मैंने ये सारा चीज़ें दी हुई हैं। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 12 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 12 जनवरी 1863 को 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ओके, अच्छा, अगर सवाल हो कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो होता है 12 अगस्त को, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ राष्ट्रीय की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस भारतीय सेना के सम्मान में आयोजित किया जाता है। और इसी दिन क्यों? क्योंकि इसी दिन 1949 में भारतीय सेना के जो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल थे KM करिप्पा, उनको भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। कमांडर इन चीफ पहले भारतीय कौन? जनरल KM करियप्पा। ओके, तो उसी की याद में 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 1949 में ये बने थे, भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बने थे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जनवरी 2024 में आयोजित किया गया? आंसर का राजस्थान में आयोजित किया गया। राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 12 से 14 जनवरी तक आयोजित किया गया। 3 दिवसीय था। ऊंट से रिलेटेड और यहाँ तक कि घुड़सवारी से भी रिलेटेड बहुत सारे आयोजन हुए, और इस तरह का भी देख रहे हैं करतब भी दिखाया गया ऊँटों के द्वारा। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, कल फिर मिलेंगे। कोशिश होगी सुबह आपको वीडियो मिल जाए। ओके, बाय।